तीसरा भाग आज हम देखेंगे। जैसे कि हमने पहले दो भागों में सृजन पात्र को जानने की कोशिश की है, तो उसी तरह से हम उस पात्र को फिर और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ उसकी विशेषताओं को देखा है कि शिवचन किस तरह का व्यक्ति है। शिवचन के बारे में जैसे शिवचन जैसे अनेक लोग हैं जो कि छोटे से गांवों में आपको दिखाई देंगे। तो ये आंचलिक कहानी है और इन कारण से गांव में बसने वाले ऐसे अनेक कलाकार जिनके पास एक अपनी कला होती है, लेकिन उस कला का उस तरह से आदर सम्मान गांव में होता नहीं। इस बात की ओर लेखक को आपको दिखाना है, ये बात लेखक उठाना चाहते हैं कि गांव का कलाकार बहुत माहिर है, कुशल है अपने काम में, लेकिन इसके बाद भी उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाता है। शिवचन की कुछ विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बुराइयां नहीं है, उसमें कुछ बुराइयां है, लेकिन उसमें जो अच्छाइयां हैं, शिवचन के पास जो एक अपनी कला है, वो जिस पद्धति से जिस ढंग से पर्दे बनाता है, जिस पद्धति से वो शीतल पाटी मतलब चटाई बनाता है, उस तरह की उसके आसपास के पड़ोसी गांव में भी उस तरह की कलाओं से परिपूर्ण कोई भी नहीं बना सकता। और यही एक कारण है कि उस गांव या आसपास के पड़ोसी गांव के छोटे छोटे गांव के ऐसे लोग जो कि अपने कामकाज की वजह से शहरों में जाकर बसे हुए हैं, वे अपने गांव के रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से खत के माध्यम से मांग करते हैं। ये कहानी उस समय के जब मोबाइल नहीं थे, और अपने उन बड़े बड़े घरों में भी, बंगलों में भी शिवचन के द्वारा बनाई गई शीतल पाटी या पर्दे की मांग किया करते थे। ऐसे पत्रों के माध्यम से वे अपने गांव में रहने वाले रिश्तेदारों से ये बात कहते थे। और यही कारण है कि खेतों में जब भी कोई काम होता, खेती बाड़ी के जब भी काम होते, तो शिवचन को खेती का कोई काम नहीं आता, लेकिन बात अगर चटाई या पर्दे की है या उस तरह की कोई काम की है, तो उसके जैसा कोई और कलाकार आस पड़ोस के गाँव में या लेखक के अपने गाँव में भी और कोई दूसरा नहीं है। तो उसके कहानी को, उसके व्यक्तित्व और उसके चरित्र को हमने जैसे जाना, भूतकाल की कुछ बातों से हमने ये जानने की कोशिश की कि जब वो दान करता है तो काम में हो जाता है, और उसके अपने काम के प्रति वो इतना ईमानदार है कि उसको अगर किसी ने रोका तो उसको बहुत जल्दी से गुस्सा भी आ जाता है। ये भी हमने उसके स्वभाव के गुणों को देखा है। अब शिवचन जब लेखक की माँ लेखक से कहती कि शिवचन को बुला कर ला, तो लेखक पहले पूछते कि भोग क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, क्योंकि शिवचन आदि है अच्छे से अच्छे दली बघारी सब्जी या इस तरह से मिठाई खाने का, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खाने का आदि है। अपने काम के बदले में वो कुछ मजदूरी नहीं देता, बल्कि वह जितने दिनों तक काम करेगा उतने दिनों तक अच्छे से अच्छे उसे खिलाओ और उससे और अधिक बढ़िया सा काम करवा लो। ये उसके स्वभाव की गुण विशेषता है। अब कहानी जो वर्तमान में भूतकाल की कुछ बातें हमने देखी कि महाजन के बहू को या चौधरी के घर में उसने किस तरह से बातें की, ये हमने देखा। लेकिन कहानी जब अब वर्तमान में इस घटना से हम आगे बढ़ते हैं कि इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़े वादी को लिखकर चेतावनी दे दी, हिदायत दे दी। मानू के साथ मिठाई की पतीली में आए कोई बात नहीं,
3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही शिवचंद को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने और कहा, देखो शिवचंद, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो घटना अब यह है जो कि वर्तमान में व्यतीत हो रही है इस कहानी की। अब तक हमने कुछ घटनाओं को देखा जो कि भूतकाल में घटित हो चुकी थी, अब ये घटित हो रही है जब ये कहानी लिखी जा रही है। तब लेखक की छोटी बहन है, लेखक को हमने देखा जिस तरह से उनके परिवार को जानते समय उनके 2 भाभियाँ हैं, बड़ी भाभी और मंझली भाई, 2 नंबर। अब लेखक की छोटी बहन मानू की शादी हो चुकी है और वह अभी ससुराल नहीं गई थी, अब पहली बार ससुराल जा रही है। ये दौर उस समय का है जब छोटी सी उम्र में शादियां हुआ करती थी। तो लेखक की बहन की शादी हो चुकी थी और अभी वो ससुराल नहीं गई थी, पहली बार अब जाने वाली थी। उसका पति जो है, जो मानू है, लेखक की छोटी बहन जिसका नाम मानू है, उसका जो पति है वो बड़ा अफसर है, शहर में रहता है, बड़े पद पर है, बड़े ओहदे पर है और उसका बड़ा सा एक बंगला भी है। वह इन परिवारों को भी भली भांति जानता है, इस गांव को भी और शिवचंद को भी भली भांति जानता है। और यही कारण है कि उसने पत्र में लिखा कि जब मानू आएगी अब तो मिठाई मत भेजो, लेकिन शीतल पार्टी और पर्दे चिक बनाकर जरूर भेजना। अगर मानू के साथ आपने नहीं भेजा तो भाभी ने हंसकर कहा कि बैरंग सम्मान के साथ मैं उस मानू को वापस भेजूंगा। एक मजाक किया है एक तरह से, लेकिन माँ ने इस तरह से की है कि माँ ने अपने दामाद, जो कि नई नई शादी हुई है, नया दामाद है, दामाद की इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए शिवचंद को लेखक के माध्यम से बुलाया और उसको एक प्रकार से लालच दिया कि देखो शिवचंद, मानो पहली बार ससुराल जा रही है, उसका पति एक बहुत बड़ा अफसर है और इसी कारण से तुम जो अभी शीतल पार्टी बनाओगे या जो पर्दे बनाओगे ये बहुत उच्च कोटि की, बहुत अच्छी तरह से बनाना, और इसके बदले में तुम्हें मैं कोई पुराना धोती नहीं, धोती का कपड़ा नहीं, बल्कि मोहर छाप वाली, शायद उस जमाने में मोहर छाप वाली धोती की कीमत थोड़ी ज्यादा हो गया, अच्छी क्वालिटी की हो सकती है, तो मोहर छाप वाली धोती दूंगी। और इस तरह का एक लालच उसने शिवचंद को, माजी ने शिवचंद को दिलाया ताकि तुम बढ़िया से बढ़िया ये काम कर सको। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ शिवचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालता वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। और माँ ने कहा और शिवचंद ने इस बात को मान लिया, क्योंकि स्थिति को उसने जाना, उसने समझ लिया कि माँ कह क्या रही है। मानू की शादी हुई है, पहली बार ससुराल जा रहे हैं और खासतौर पर दामाद ने मांग की है। अगर दामाद ने मांग की है तो देना ही होगा, और वह भी एक बड़ा सा अफसर है, और इस कारण से यहाँ पर वह अपने काम में जुट गया कि बढ़िया से बढ़िया ये चीजें बनाई। तो शीतल पार्टी के बजाय उसने पहले पर्दे बनाना शुरू किया। जिस तरह की उसकी काम की अपनी पद्धति है कि किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर उस घास को काटकर लाना, हमने उसकी कार्य पद्धति पहले देखी है। फिर सुतलियों को भुनना, अलग करना, क्या उन घास में से, उस घास के गट्टर में से उस तरह की घासों को एक एक करके बाजू में निकालना, उसकी कुचियां मतलब उसके गुच्छे बनाना। तो ये सारी चीजें उसने अपनी प्रक्रिया के समान, जो कि उसका वह आदतन किस तरह से करता है, उसने किया। और फिर पर्दा बुनने में
बैठा और जैसे ही उसने पर्दे को बुनना शुरू किया, उसके थोड़े से बुनने से ही पता चलता कि ये जो पर्दा बनने जा रहा है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, जैसे माँ ने भी कहा था, तो उसने अपनी ओर से भी बहुत ही बढ़िया पर्दा बनाना शुरू कर दिया। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीजें बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अब इस घटना को आपको समझना है। हर परिवार में अच्छे और बुरे दोनों व्यक्ति के लोग होते हैं। अब मंजली भाभी अब एक तरह से मानो की ननद है। अब उसके लिए, अनु के लिए माँ एक बढ़िया से बढ़िया शीतल पाटी या पर्दे बनवा रही है, ये बात मंजली भाभी को अच्छी नहीं लगी। तो उसने पर्दे की आड़ से कहा, धीरे से कहा कि अगर मुझे पता चला होता, शायद शिवचंद से कुछ शीतल पाटी बनवा कर मंजली भाभी ने अपने भाई को भेजी या मैके भेजी, अपने मैके भेजी, जो कि उनको लगता है कि इस तरह की क्वालिटी वाली नहीं थी जो अभी वो बनाने जा रहा है, जो पर्दे बना रहा है, जिसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज बनने जा रही है। और इसी से मंजली भाभी को थोड़ा सा बुरा लगा, उसको गुस्सा भी आया शिवचंद पर कि उसने कहा कि अगर मुझे पहले से पता होता कि उसको एक नई धोती देकर अगर इस तरह की बढ़िया चीजें बनवाई जाती है तो मैं अपने भाई से मंगवा कर, जो भाई को उसने भेजा था, शीतल पाटी हो या कोई चटाई हो, पर्दे हो, जो भेज दिया था, तो मैं अपने भाई से मंगाकर धोती मंगवा देती और शिवचंद को दे देती, ताकि वह भी इस लालच से, मतलब ये कहने का ढंग है कि शिवचंद जो बढ़िया चीजें बनाता है तो किसी ना किसी लालच की वजह से बनाता है, ये भाभी का कहना है। तो इस बात को जो उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन इस बात को शिवचंद ने सुन लिया। काम में व्यस्त शिवचंद के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीजें नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। तो वो तरीके से उसने ताने मारे। एक तो माँ की बात का मैं सम्मान करता हूँ, माँ ने कहा, और मानो दीदी माँ की लाडली छोटी बेटी है, पहली बार ससुराल जा रही है। और दूसरी बात, पर्दे अच्छे से अच्छे बनते हैं, मैं बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए घर भी तो ऐसा होना चाहिए। अब मानो दीदी का अफसर पति जो है वो अफसर है, तो उसका निश्चित रूप से घर भी बहुत बड़ा होगा, उसका बंगला होगा, शहर में रहता है, अफसर आदमी है, तो उसका घर भी उसी तरह का होगा। और जितना अच्छा घर है, इतना बड़ा घर है, तो उस क्वालिटी के पर्दे उस घर में शोभा देते हैं। तो एक तरह से उसने एक ताना मारा मंजली भाभी पर, तुम्हारे भाई का घर इतना बड़ा तो नहीं है कि उस घर में अच्छे पर्दे शोभा दे, मतलब मैंने जो पर्दे बनाए हैं तुम्हारे मैके में, जो घर है तुम्हारे भाई का, उस घर के हिसाब से बनाए। तो ये बात उसने इनडायरेक्टली मंजली भाभी को बोल दी, उसको इनडायरेक्टली सुना। मंजली भाभी का मुंह लटक गया, एक तरह से वो और अधिक नाराज हो गई। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, मतलब धीरे से शब्दों में, किससे बात करती है वो? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। क्योंकि चाची ने आग डालने का काम किया, क्योंकि यहाँ पर मंजली भाभी नाराज हो गई थी, दुखी थी शिवचंद की बातों से, उसमें और अधिक बढ़ोतरी मिली चाची के कहने से। और ऐसे बात को हर परिवार में हमें दिखाई देते हैं कि कोई भी बात हो, उस बात को बढ़ावा देना। अगर घर में अशांति छाई रहती है तो उस अशांति को और अधिक बढ़ाना, वैसे कुछ घर में लोग होते, परिवार में लोग होते। तो चाची का जो रोल है वो इस कहानी में वही है कि चाची ऐसी घटनाओं को, जो कि बढ़ाना नहीं चाहिए लेकिन वह बढ़ाती है, और इस तरह से आग में घी डालने का
काम करती है। तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है शिवचंद का जो चरित्र है, शिवचंद का जो व्यक्तित्व है और उसके जो गुण विशेषता है वो इस तरह से है कि शिवचंद खाने का लालची, उसे कपड़े का लालच दे दो या और कुछ दूसरी कोई चीज है, इससे वह लालची नहीं है, वो लालची है खाने का। और आप देख रही हो मानव के लिए घर में हर तरह का एक पदार्थ घर में बनाया जा रहा है, हर तरह के लड्डू बनते जा रहे हैं और इस खाने के लालच से वो इस तरह से बढ़िया चीजें बना रहा है, बड़े जो पर्दे बना रहे हैं वो बढ़िया से बढ़िया बना रहा है। तो इस तरह से चाची ने मंजली भाभी से एक बात कह दी। अब ये बात मंजली चाची के दिमाग में बैठ गई कि वह जो बना रहा है खाने के लालच से बना रहा है। तो ये बात मंजली भाभी के मन में आ गई। दूसरे दिन चिक्की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सतवैया तारे अलग अलग रंगों की। अपने काम में मगन शिवचंद को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक्की सुतली में फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। शिवचंद की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज शिवचंद को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़। अब बात दूसरे दिन सुबह की है। वो जमाने में हर घर में सुबह कलेवा का मतलब है न्याहारी, सुबह का खाना। और यहाँ शिवचंद सुबह आकर काम पर लग गया। अपने काम में वो व्यस्त रहता है और जब काम करता तो मग्न होकर उसको इधर उधर की सुध नहीं रहती, मन लगाकर काम करता था। लेकिन काम करते करते जब उसको भूख लगी तो उसने देखा कि उसको नाश्ते के लिए जो भी कलेवा है जो दिया गया है उस पर उसने निगाह डाली। जो सूप था उसमें चूरा था और एक सूखा गुड़ का ढेला, गुड़ा सा खड़ा, ये रखा गया। और जैसे उसने देखा खाने के लिए जो दिया गया था तो निश्चित रूप से वह नाराज हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि वह उससे अगर बढ़िया से काम निकालना है तो उसको बढ़िया खाना दे दो, काम को बिगाड़ना है तो खाने में एक तरह से कमी कर दो। और जानबूझकर शायद उसके सामने ये चीजें रखी गई थी। लेखक ने नोटिस किया, उसने देखा, लेखक देख रहे थे कि जैसे उसकी नजर उस चूरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर वो एक प्रकार से नाराजगी व्यक्त हुई। और लेखक ने जैसे जाना कि अब ये नाराज हुआ है तो काम बिगाड़ देगा। लेखक भलीभांति उसको जानते और वे दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए कि माँ, और पूछा कि माँ, शिवचंद को कलेवा किसने दिया? उसको खाने में सुबह का खाना किसने दिया? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली। अरे मंजली का मतलब अपनी मंजली, 2 नंबर के भाई की बहू, पत्नी को माँ ने पुकारा। बड़ी भाभी बड़े बेटे की पत्नी और 2 नंबर की मंजली और 3 नंबर के लेखक तो उनकी अभी शादी नहीं हुई। तो अरे मंजली, माँ अपनी बहू से यहाँ पर कह रही है, शिवचंद को बुंदिया क्यों नहीं देती? बुंदिया बनी है, बनाई गई है, घर में है, तो उसको बुंदिया क्यों नहीं देती? बुंदिया मैं नहीं खाता काकी, जैसे शिवचंद ने सुना और माँ से कहा, बुंदिया मैं नहीं खाता काकी। शिवचंद के मुंह में चूरा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप के किनारे में पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की बोहे दर गई, मुट्ठी भर बुंदिया सूप में फेंक कर चली गई। और माँ ने कहा था, माँ की बात को वो टालेगी भी नहीं। तो उसने जो बुंदिया बनी थी तो उसने अपने हाथ में उस बुंदिया को दिया और लाकर शिवचंद के, जो कि एक सूप था जिसमें चूरा था और गुड़ का ढेला था, वो चूरा खा रहा है लेकिन गुड़ के ढेले को उसने देखा तक नहीं। तो माँ का आदेश था, तो वह बहू है, माँ के आदेश का पालन करते हुए वह आई अपने हाथ में एक तरह से वह बुंदिया लेकर और आके उसने फेंक दिया एक तरह से। और देने का जो ये तरीका है उस तरीके से यहाँ पर शिवचंद को गुस्सा आया। और हमने
पहले भी देखा है उसकी स्वभाव विशेषता को। शिवचन का गुस्सा जो होता है वो उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है और उसको एक इस बहू के इस व्यवहार से गुस्सा आ गया और उसने बात कही। शिवचंद ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। तो उसने एकदम से कहा, जब मैके से आती हो और मैके से जो मिठाई आती है उस मिठाई को तो बहुत प्यार से बांटती हो, जिस पद्धति से तुमने फेंक दिया जो मिठाई है जो किस लिए बन रही है, मानू को ससुराल भेजना है और इसीलिए वो भेज रही है। मैके से प्रकार से उस पुराने काल के अनुसार ये शिजोरी है। जो बेटी एक बहू अपने मैके से ससुराल जाते समय लेकर जाती है तो उसके पीछे एक सम्मान है। और आपने तो फेंक दिया, तो क्या आपके मैके से जब मिठाई आती है तो क्या उस मिठाई को भी आप इसी तरह से फेंक देती हो, क्या फेंक कर बांटती हो? और इस तरह से उसने ये बात कही। अब चाची मौके की ताड़ में थी, चाची ने सुना और चाची अब उसका काम ही है, उसका रोल ही है कि घी डालना। जब आग लग रही है तो उसमें और अधिक आग लगा दो, घी डाल दो, बात को बढ़ाओ। और चाची अपना रोल बखूबी निभाती है। और वो क्या करती है इसको हम कर देते हैं। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।